Hi friends, we have completed the chapter number 2, theory part completed, and now we are going on for numericals. As per protocol, you know that before starting the numericals, you have to write the list of formula. I hope so you might have written the list of formula. नहीं लिखी है तो वीडियो पॉज करें, write it down, keep the paper of list of formula in front of you and then start working. Okay? अब टेक्स्ट बुक शायद आपके पास नहीं हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की पीडीएफ फाइल भेजी है, उसमें से क्वेश्चंस आप रीड कर रहे हैं. Read the question 2.1 and then return back. In 2.1, you are exercise 2.1. You are given two charges Q1 and Q2. एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ यानी 0.16 मीटर. We have to find potential जीरो किस पोजीशन पे होगा. यानी सिचुएशन जैसा है, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R. We have to find out that on this where will the potential be zero. पहले लेते हैं सपोज पॉइंट P यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है. केस क्या लिया? पहला केस पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस. दोनों चार्जेस के बीच में अगर पॉइंट हो तो क्या, तो फिर उसका पोजीशन क्या आएगा? ये पोजीशन सपोज x है, फिर हो जाएगा r माइनस एक्स. ना हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल पॉइंट टू बी जीरो, पी टू बी जीरो. पी पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए हमारे लिए. पी पे पोटेंशियल किसका होगा? एक चार्ज का दूसरे चार्ज का. दैट विल बी v1 प्लस v2 इक्वल टू जीरो. पी पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2. therefore v1 will be equal to minus p2. अब पोटेंशियल की फॉर्मूला याद करें तो v is equal to kq upon r. फॉर पॉइंट चार्ज पोटेंशियल की फॉर्मूला kq upon r. तो यहाँ रखते हैं पहले वाले के लिए k q1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ पहला वाला फ्रॉम P x इज इक्वल टू नेगेटिव k q2 अपॉन r माइनस एक्स. उसका डिस्टेंस P पॉइंट से. k तो कैंसिल हो गया. q1 कितना है? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन x फाइंड करना है. दैट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन r 0.16 माइनस सॉरी r माइनस एक्स लिख देते हैं फिलहाल. r माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया. 10 रेज टू माइनस 8 उड़ गया तो रिमेन्स 5 and 3. सो व्हाट विल गेट इज 5 इंटू r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. so that makes 5r minus 5x is equal to 3x. therefore 8x is equal to 5r and you get x is equal to 5 by 8 into r. We get x is equal to 5 by 8 into r. यानी कि 5 अपॉन 8 इंटू r कितना है? 0.16 या फिर 16 सेंटीमीटर में याद रखें आंसर सीधा 16. तो दैट विल कम आउट टू बी 10 सेंटीमीटर. यानी कि Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको जीरो पोटेंशियल मिल रहा है. ये एक हुआ केस. केस नंबर 2 इसमें यूं भी आ सकता है. पॉइंट कहाँ पे? इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. इट इज सेड दैट फाइंड वेयर द पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जीरो. If the point is in between, it will be at a distance 10 centimeter. If the point is outside, then ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, and point P यहाँ बाहर ले लिया. This distance is R, and इधर हम क्या करेंगे? इसको X बोल देंगे, क्योंकि हम लोग distance Q1 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. तो यहाँ पे Q1 के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी सेम. इसको X बोल देते हैं. क्या हो जाएगा? X minus R. Okay, this will be X minus R. So now potential at point P is 0 implies V1 plus V2 is 0. Therefore, V1 is equal to negative V2. Putting up the formula K Q1 upon Q1 का डिस्टेंस कितना है? P से. X is equal to negative K Q2 upon X minus k तो कैंसिल हो गया. Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन x माइनस r. यानी कि 10 रेज टू माइनस 8 कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया. तो गेट 5 टाइम्स x माइनस r इज इक्वल टू 3x. दैट विल बी 5x माइनस 5r इज इक्वल टू 3x. ये क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 5r
So x will be equal to 5/2 r को 16 रखते हैं, so this will come out to be 40 सेंटीमीटर, यानी कि दैट मीन्स डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, एक तो मिलता है 10 सेंटीमीटर यानी Q1 से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस और दूसरा 40 सेंटीमीटर, thus we get zero potential at a point line at distance 10 centimeter and 40 centimeter from Q1. Q1 यानी कौन 5 into 10 raised to minus 8 कूलम। ओके, सो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक इन बिटवीन द टू चार्जेस एंड दूसरा आउटसाइड द चार्जेस। इसको लिखेंगे आउटसाइड द टू चार्जेस। ओके, go to the sum. Now go over for next sum, that is exercise का 2.2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एंड रिटर्न बैक। नाउ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ देयर इज अ हेक्सागोन। हेक्सागोन मींस अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स एंड हियर इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन क्योंकि हर एक का लेंथ सेम दिया हुआ है। लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर, हर एक का लेंथ सेम दिया हुआ है। ऑन ईच वर्टेक्स there is a equal charge is placed, that is Q equal to 5 microcoulomb, that is 5 into 10 raised to minus 6 coulomb। हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज है Q। लेट्स से पॉइंट A, पॉइंट B having charge Q, vertex C having charge Q, vertex D having charge Q, vertex E having charge Q and vertex F having charge Q। हर एक पे सेम चार्ज है। हमको बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल सेंटर। अब सेंटर पे पोटेंशियल किस कारण आएगा, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी, ई एंड एफ, ऑल द 6 विल बी हैविंग। सो वी विल बी पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल दैट ड्यू टू ए प्लस दैट ड्यू टू बी प्लस दैट ड्यू टू सी प्लस दैट ड्यू टू डी प्लस दैट ड्यू टू ई प्लस दैट ड्यू टू एफ। पोटेंशियल का फॉर्मूला रखता है तो पॉइंट एक चार्ज के लिए Q अपन आ, तो पहले चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, ए के लिए Q अपन डिस्टेंस आर, बी के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, चार्ज भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, रेगुलर हेक्सागोन है ना, ये हर एक का डिस्टेंस सेम है, हर एक पे चार्ज भी सेम है, तो इसको सीधा ही डायरेक्टली 6 टाइम्स Q लिख देते हैं। चलिए 6 टाइम्स Q आया। अब पंगा है, Q तो मिल गया है, R लाना है, आपको लेंथ दिया हुआ है और R ढूंढना है। नाउ इट्स अ हेक्सागोन, ध्यान से समझो ज्योमेट्री। इट्स अ हेक्सागोन मींस एंड आल्सो रेगुलर हेक्सागोन, मतलब हर एक साइड का लेंथ सेम। इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन, ईच साइड हैविंग लेंथ सेम, देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी सेम फॉर ईच वन। द एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड एट द सेंटर विल बी सेम। हेक्सागोन टोटल एंगल 360 डिग्री है एंड 6 एंगल बने तो ईच एंगल भी हो 60 डिग्री। ओके, ईच एंगल भी हो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल है हर एक का, दोनों साइड आर सेम है, एंगल 60, दोनों आर सेम, तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ज्योमेट्री। तो इक्वल ट्रायंगल हो गया, तो एल विल बी इक्वल टू आर। तो हियर आर विल बी इक्वल टू एल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, so this will be 6 into 9 into 10 raised to 9 into 5 into 10 raised to minus 6 upon 10 सेंटीमीटर ना, यानी कि 10 raised to minus 1 मीटर, 10 raised to minus 1। सिंप्लीफाई कर दो, ये आ गया टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। क्लियर, दिस मच वोल्ट, ये पोटेंशियल आ गया। अगर मान लो बाय चांस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो चैप्टर नंबर 1 में कर लिया हमने, resultant electric field at the center is 0 for a regular polygon. For a regular polygon having equal potential at every vertex, electric field resultant is 0 at the center. Potential 6 times. Okay, so that is regarding sum number 2.2. Next we go on for exercise ka 2.3. Pause the video, read the question and return back. What you are given the question is
देयर आर टू चार्जेस, एक +2 माइक्रोकूलम है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है. यू आर आस्क्ड टू फाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस चार्जेस, दिस सिस्टम. ये सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड वेयर इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस सिस्टम. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या? इट इज सच अ सरफेस एट एवरी पॉइंट विच पोटेंशियल इज इक्वल. हर जगह पे V सेम हो, ऐसा पॉइंट ऐसा हमें प्लेन ढूंढना है. अगर ध्यान से देखो तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड बोथ आर इक्वल वैल्यू, यानी दिस आर इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. ये तो डायपोल का केस हो गया, द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हमने देखा था पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो. इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या हुआ? अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे देखो तो पोटेंशियल जीरो होता है. हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, कितना? जीरो. तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा. एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल जीरो, मतलब हर एक पॉइंट पे जीरो मतलब सेम हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया. सो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा? A plane passing through this equatorial line, a plane passing through equatorial line, that becomes the equipotential surface. मतलब के a plane passing through equatorial line, यानी कि a plane which is perpendicular bisector of this dipole, that becomes the equipotential surface. दूसरी बात इसमें पूछी है, पोटेंशियल सेम लेना था, पर दूसरा पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी? ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ electric field? Here in our case equipotential surface is nothing but the equatorial plane. अब इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन कौन सी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? चैप्टर नंबर 1 से देखें तो याद करें तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन इट इज गिवन एज -kp अपॉन r³ p कैप. बोले तो p बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब यहाँ पे p बार कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव पॉजिटिव. तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यू आएगा ई बार का डायरेक्शन, फ्रॉम +q टू -q, फ्रॉम +2 माइक्रोकूलम टू -2 माइक्रोकूलम, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मतलब कि जीरो है ना पोटेंशियल, तो मतलब पोटेंशियल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है. पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका तो कोई डायरेक्शन होता नहीं होगी. तो यहाँ पे हमको जिससे न्यूमेरिकल सेट किया है, न्यूमेरिकल जिससे सेट किया उसने हमको जानबूझ के कंफ्यूज किया है. पहले पार्ट पूछा है पोटेंशियल का और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दी. बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द वर्डिंग्स व्हेनेवर यू अप्रोच टू सच एग्जांपल्स इन द एग्जाम. So now we go on for exercise का 2.4. Pause the video, go through the question and then return back. In 2.4 you are said that there is a sphere. There is a sphere given to you. The sphere has a radius of 12 centimeter. Radius of 12 centimeter, यानी कि 12 into 10 raised to -2 meter. Strictly SI system follows. And the charge distributed over the surface is 1.6 into 10 raised to -7 coulomb. Charge is distributed only over the surface means it's a case of hollow sphere, यानी कि spherical shell. That's a case of spherical shell. Okay. Further, you are asked first thing, electric field intensity inside the sphere how much? For spherical shell we very well know that E inside is always 0. चैप्टर नंबर 1 में किया हुआ हमने. The second question asked is how much is the electric field intensity just near the surface, outside just near the surface. Very near to surface मतलब क्या on the surface हो गया. तो दूसरा पूछा E on the surface. Just outside means on the surface. तो E on the surface का फॉर्मूला क्या था चैप्टर नंबर 1 में? क्या था? KQ upon radius of the sphere square. What are the values? K you know, Q and R both are there. You can find out this much Newton per coulomb. थर्ड केस में पूछा हुआ है आपको find the electric field intensity at a distance r and r is given to us 18 centimeter, यानी स्फीयर से बाहर 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो फाइंड करना है, यानी 18 into 10 raised to -2 मीटर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है यहाँ पे E at a position r. तो E at a distance r will be equal to KQ upon r square, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड होता तो 0 होता. Put the values. R पे लेना है डिस्टेंस r 18 सेंटीमीटर.
ऑन नियर द सरफेस k के upon r square रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आ गया तीसरा आंसर न्यूटन का कूलम। अजीब सी बात है, चैप्टर पोटेंशियल के बारे में डील कर रहा है एंड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन शायद मिसप्लेस हुआ, चैप्टर नंबर 1 के बदले चैप्टर नंबर 2 में आ गया भूल से। ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद चैप्टर नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 2। ओके, फिर चलते हैं अगले सवाल के बारे में, एक्सरसाइज का 2.5। पॉज करो वीडियो, गो टू द क्वेश्चन एंड रिटर्न बैक। इन 2.5 यू आर सेड दैट देयर इज अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड दिया हुआ है। ये पिको बोले तो 10⁻⁻12 फैरेड, पिको मतलब 10⁻⁻12, ये आपको दिया हुआ है। एंड इस सम में आगे बोला हुआ है कि इसी कैपेसिटर को, द सेम कैपेसिटर विच हैड एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में एयर थी, कुछ नहीं था, दो प्लेट के बीच में एयर थी, डिस्टेंस डी है, एयर है। अब क्या किया इसमें, डिस्टेंस डी डैश रिड्यूस टू हाफ, पहले से डिस्टेंस आधा किया, और दूसरा यानी यहाँ पे डिस्टेंस इसको नजदीक ले आधा कर दिया, और दूसरा बीच के पोर्शन को फिलअप कर दिया विद द मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू कैपेसिटेंस C डैश ऑफ दिस कैपेसिटर। नाउ इनिशियली देखे तो इनिशियली C वाज a epsilon 0.d, कुछ नहीं था बीच में, इसलिए ये था फॉर्मूला, एंड this was 8 picofarad. Now what happens is distance C dash will be equal to a epsilon, प्लेट के एरिया को चेंज नहीं किया, मटेरियल चेंज किया, इसमें परमिटिव चेंज हुई, एंड डिस्टेंस d dash हो गया। This we can write as a times epsilon 0 because we know that dielectric constant is epsilon upon epsilon 0 chapter number 1 से, so epsilon will be epsilon 0 into k upon d dash is d by 2, तो इसका इफेक्ट देखें तो 2k epsilon 0.d हो गया। epsilon 0.d is nothing but 8 picofarad, so you have 2 into 6 into 8, this much picofarad। ओके, दो चीज एक साथ बताइए, डिस्टेंस आधा किया एंड मटेरियल चेंज किया, तो मटेरियल चेंज हुआ, यहाँ इफेक्ट आ गया, डिस्टेंस आधा किया, यहाँ इफेक्ट आ गया। कॉम्बिनेशंस चेंज हो सकते हैं, एरिया भी बदल सकते हैं, डिस्टेंस को हाफ का डबल किया, एरिया आधा किया, एरिया डबल किया, मटेरियल को चेंज किया, एनी सच कॉम्प्लिकेशन कैन बी डन, बट बी केयरफुल, होल्ड द फॉर्मूला इन एब्सेंस ऑफ द मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ द मीडियम। ओके, नेक्स्ट वी कम आउट टू 2.6, गो टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज देयर आर 3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3, each of same value, that is 9 picofarad, and these 3 are connected in series connection is done, and we have to find out the C effective। तो series में इसलिए 1 upon C effective will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, all the 3 being same, this will be 3 by C1, that is 3 by 9, so therefore C effective will be equal to 9 by 3, that is 3 picofarad। So C effective comes out to be 3 picofarad, effective capacitance ये आ गया। अब चलते हैं आगे, इसमें दूसरा पार्ट पूछा है कि अगर if it is connected to 120 volt supply, if this arrangement is connected to 120 volt supply, how much will be the potential on each one? एक C1, दूसरा C2, तीसरा C3, तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों को बैटरी का कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज 120 वोल्ट है, potential V 120 volt। So next you are said that if potential main supply is 120 volt, how much is potential on each one? V1, V2, V3। पोटेंशियल कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, तो पहले तो पोटेंशियल के लिए तो वी हैव फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V, तो V ढूंढना हो तो Q बाई C करना पड़ेगा हर एक के लिए, तो Q ढूंढना पड़ेगा कितना चार्ज है, सीरीज कनेक्शन में चार्ज फॉर ईच वन इज सेम, तो पहले चार्ज फाइंड करते हैं, चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना आएगा, तो Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इंटू V, एंड C इफेक्टिव कितना है 3 इंटू 10⁻⁻12 3 पिकोफैरेड इंटू V 120, यानी ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, या फिर इसको चलो ऐसे लिखते हैं 360
इंटू 10⁻⁻12 कूलम। कितना चार्ज डिलीवर होगा बैटरी से, बराबर, हर एक पे सेम चार्ज होगा। तो फॉर ईच कैपेसिटर V will be equal to Q by C, ईच कैपेसिटर के लिए, दैट इज Q कितना है 360 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन हर एक कैपेसिटर का क्या होगा कैपेसिटेंस 9 इंटू 10⁻12, so this comes out to be 40 volt. Therefore as in series, therefore we have V1 equal to V2 equal to V3 and that is 40 volt. टोटल मान लो 40 40 40 तो 120 हो गया। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर इक्वल पोटेंशियल सीरीज कनेक्शन तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग नहीं होता, यस डेफिनेटली अलग अलग होता है, क्यों नहीं होता, तो फिर ये तीनों सेम क्यों आए, द रीजन इज हियर यू आर गिवन दैट C1 C2 C3 आर इक्वल एंड देयरफॉर इक्वल पोटेंशियल। अब बोलते हो फिर अगर आपको ये पहले से पता लग जाता है तीनों इक्वल है, देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यू कैन डायरेक्टली डू 120 वोल्ट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करो 40 40 40, but when you have to show it in the exam you cannot do that way, all the three are equal so divide by 3 नहीं, you have to show the proper step, find the effective charge divided by the battery, हर एक पे कितना होगा and calculate। ऐसे जब एग्जाम में लिखना हो तब you have to be very careful। फिर चलते हैं आगे 2.7, it is exactly similar to this one, खाली फर्क है वहां पे you are given C1 equal to 2 microfarad, C2 equal to 3 microfarad and C3 equal to 4 microfarad. Let me check whether it is microfarad. No, sorry, picofarad. These are picofarad, given in picofarad. And you are said that you have to first find out the C effective. These three are in parallel. अब पैरेलल कनेक्शन तो क्या होगा, सीधा C1 plus C2 plus C3, तो 2 plus 3 plus 4 that is 9 picofarad. ये C effective आ गया, therefore in this case C effective is 9 picofarad. Okay, फिर पूछा हुआ हर एक पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन ईच वन, you have to find out Q1 Q2 Q3 how much। अब सिचुएशन कैसा है, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर तीसरा कैपेसिटर, all the three are connected in parallel and then to a battery। सर यहाँ पे भी टोटल चार्ज डिलीवर फाइंड करना पड़ेगा, हाँ कर सकते हो, दैट वे यू कैन गो C1 C2 C3 पोटेंशियल V, यू कैन गो दैट वे, बट इट इज मोर इजियर, क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो जितना V अप्लाई होता है C1 को उतना ही V अप्लाई होगा C2 को, उतना ही V अप्लाई होगा C3 को, you can directly use the formula Q equal to C into V। So Q1, sorry, we make a comment here, as in parallel potential difference same, therefore Q1 will be equal to C1V into V। C1 कितना 2 microfarad 2 picofarad 2 into 10⁻⁻12 into voltage यहाँ अप्लाई क्या हुआ है 100 वोल्ट, तो into 100, so that makes 2 into 10⁻⁻10 coulomb on C1 Q1। फिर Q2 equal to C2V, Q2 कितना है, C2 कितना 3 into 10⁻12 into 100, so that makes 3 into 10⁻10 coulomb। and Q3 similarly, यहाँ हमें फायदा क्या मिलता है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, so that is 4 into 10⁻12 into 100, 4 into 10⁻10 एंड अगर टोटल चार्ज पूछा तो यहाँ Q1 आया, यहाँ Q2 गया, यहाँ Q3 गया, तो टोटल कितना सप्लाई होगा Q, तो Q यू कैन फाइंड आउट Q1 plus Q2 plus Q3 टोटल चार्ज डिलीवर्ड, दैट इज 2 plus 3 plus 4 9 into 10⁻10 coulomb। if you want to cross check this C effective into V, C effective is 9 picofarad, 9 to 10⁻12 into 100 करो, तो okay ना, सेम 9 to 10⁻10, so that's how we can find out। ये हो गया 2.7। go through the sums।